फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी? वेलकम है आपका मेरे चैनल पे ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। और गाइस आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, मज़ेदार सेशन रहने वाला है, तो एंजॉय कीजिएगा क्वेश्चंस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो चलिए और एंजॉय कीजिएगा गाइस। और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को। अगर अब तक जुड़े नहीं आप मेरे साथ तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और बढ़िया तैयारी करने के लिए अगर आप चाहते हैं टीजीटी पीजीटी एलटीगेट DT+B किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करने चाहते हैं, बिल्कुल इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। तो ये बहुत ही प्यारी लाइन है गाइस, टीजीटी 2013 में आई है, लेकिन कहाँ से है ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। एंटोनी और क्लियोपेट्रा से ये लाइन ली गई है। एंटोनी एंड सॉरी एक सेकेंड गाइस, ये पेन जरा मेरा काम नहीं कर रहा। ओके हाँ अब ठीक है। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के बारे में जो है, चलिए एंटोनी क्लियोपेट्रा हो गया हमारा। तो एक्ट 5 और सीन 2, एक्ट 5 और सीन 2 की बात हो रही है यहाँ पे। तो ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क, तो ये एंटोनी क्लियोपेट्रा। इन विच प्ले डज कुरान अपीयर। कुरान नाम का कैरेक्टर आपको कौन से प्ले के अंदर नजर आता है? कुरान नाम का कैरेक्टर गाइस आपको कहाँ पर मिलता है? तो कुरान जो कैरेक्टर है ये भी टीजीटी 2013 में आ चुका है क्वेश्चन, और ये किंग लियर में आपको मिलता है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, किंग लियर में मिलता है ये जो अपीयर होता है किंग लियर के सामने। तो किंग लियर इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर, ओके, और इट डिपिक्ट्स द ग्रेजुअल डिसेंट इनटू मैडनेस ऑफ द टाइटल कैरेक्टर आफ्टर ही डिस्पोजेस ऑफ हिज किंगडम गिविंग। ठीक है, इसमें गाइस देखिए क्या होता है कि जो किंग लियर है वो अपनी तीनों बेटियों में किंगडम नहीं बांटता, बल्कि अपनी जो एक बेटी है कॉर्डेलिया, वो जो उसको बहुत प्यार करती है, उसको निकाल देता है अपने राज्य से। और जो अदर दो बेटियां होती हैं वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लालची होती हैं, ग्रीडी होती हैं, तो उनको वो देता है। तो इस तरीके से उसके साथ जो फिर होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे इसमें दी गई हैं। इंटरेस्टिंग प्ले है, आपको पढ़ना चाहिए, मैंने डाला भी हुआ अपने चैनल पर। चलिए अच्छा, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो की स्टोरी कहाँ पर सेट की गई है, किस कंट्री में सेट की गई है? तो बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और इसका आसान भी है, आपको इसका पता होना चाहिए गाइस। तो कौन से कहाँ पर हमको ये मिलती है, ये जो ओथेलो है कहाँ पर इसकी स्टोरी है? तो ये हो जाएगा वेनिस गाइस। ठीक है, वेनिस। जो ओथेलो है इसकी कहानी हमको वेनिस में नज़र आती है। ओह शिट, फ़ोन ही छूट गया था गाइस हाथ से। चल भी रहा है कि नहीं? चलिए चल तो रहा है। ओके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वेनिस में पता नहीं वॉयस वगैरह में ना दिक्कत हो जाए। तो वेनिस में गाइस ये था, और 1603 में जो है इसको रिटन किया गया था। ठीक है, चलिए टेक और टेक दोज लिप्स अवे द अबोव लाइन्स ऑकर। बहुत प्यारी लाइन है ये भी। कहाँ पे ऑकर होती है? तो ये लाइन भी ये क्वेश्चन भी गाइस टीजीटी 2013 का ही है, और ये कहाँ पर आता है ये आपको बताना है। तो ये मीजर फॉर मीजर की लाइन है। कहाँ की है गाइस? डी ऑप्शन हो जाएगा, मीजर फॉर मीजर की लाइन है। और एक्ट 4 सीन 1 की बात हो रही है। एक्ट 4 सीन 1 में आपको ये लाइन मिलती है। This old man I met a few hundred yards from my cottage and the account of him is taken from his mouth। तो ये लाइंस गाइस कहाँ से ली गई हैं, इसका आंसर भी आपको देना है फटाफट से। तो ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है गाइस। और इसका जो दूसरा टाइटल है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो वो क्या है गाइस? वो आपका लीच गैदरर है। ठीक है, लीच गैदरर, GATHERER। विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोएम लिखी थी? द रेक्ल्यूज, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर, टेबल स्टैंड, या फिर नन। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर जो है इन्होंने लिखी थी लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुई थी ये पोएम? तो ये आपको बताना है गाइस। तो ये जो है गाइस 1806 में पब्लिश कराई गई थी। Keats might have become a critic as he might have become almost anything good, but I do not think he was one who said। गाइस आज के सेशन में लाइंस और जो कोटेशंस है वो कुछ ज़्यादा हैं, तो दिक्कत मत लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ना। और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आपको मिलते हैं इस टाइप के एग्जाम के अंदर। तो किसने गाइस कही थी ये किड्स के बारे में, जो कमेंट है ये किसकी है?
तो इस कमेंट की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी गाइस प्रोफेसर सेंसबरी। प्रोफेसर सेंसबरी ने ऐसा बोला था किड्स के बारे में। Pillowed upon my fair love's ripening breast to fill forever its soft fall। तो फ्रॉम विच पोएम दिस लाइन ऑकर्स, कहाँ से आती है ये लाइन? ऑड ऑन अ ग्रेसियन, ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड टू स्काइलार्क या फिर एंडेमियन, कहाँ पर आपको ये लाइन मिलती है? तो ये गाइस ऑड टू नाइटिंगेल की ही लाइन है। ऑड टू नाइटिंगेल से बहुत प्यारी प्यारी लाइन है और एग्जाम में ज़रूर आती हैं गाइस, तो उनको आप अच्छे से जो है याद रखिएगा। जैसे कि आपकी एक और लाइन बनती है ऑड टू नाइटिंगेल से ही, कौन सी है गाइस? बहुत प्यारी प्यारी लाइन्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ऑड टू नाइटिंगेल से देखिए, अगर मैं कहूँ वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप्स हर लस्ट्रस आइज और न्यू लव पाइन एट दैम बियॉन्ड टुमारो, इस टाइप की लाइन्स हैं ऑड टू नाइटिंगेल से। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट एक और भी है, जैसे कि एडियू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, एक वो लाइन है जो ऑड टू नाइटिंगेल से है। तो काफ़ी सारी लाइन्स हैं गाइस। चलिए, कीट्स वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट, ये किसने कहा है? ठीक है, कीट्स वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट, हुज कमेंट इज दिस, ये कमेंट किसकी है? तो जे डॉबर विल्सन, मैथ्यू अर्नोल्ड, डब्ल्यू जे लॉन्ग या फिर पीबी शैली। तो ये लाइन किसकी है गाइस, ये बताना है। तो डब्ल्यू जे लॉन्ग ने कहा था ऐसा किड्स के बारे में, नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट। डोंट ऑल चम्स फ्लाई एट द मेयर टच ऑफ द कॉल्ड फिलोसफी, ये लाइन कहाँ की है? तो ये भी गाइड कीट्स से ही रिलेट करती है, बट ये लाइन आपकी लेमिया से है। ठीक है, जो कीट्स की लेमिया से आपको ये लाइन मिलती है। एंड लैम्प द फ्रॉलिक एंड द जेंटल हाउ वेनिस्ड फ्रॉम हिज लवली हार्थ, तो ये किसकी लाइन है? बहुत ही बढ़िया लाइन है, तो ये आपको बताना है गाइज ये लाइन कहाँ से है। एंड लैम द फ्रॉलिक किसने कहा है? ये चार्ल्स लैम के बारे में ये लाइन है, लेकिन कही किसने है? तो गाइज क्या आप जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, एस.टी. कॉलेज या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ? तो ये अगर आप बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही कहा था लैम के बारे में। एंड लैम द फ्रॉलिक एंड द जेंटल। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आया है पहले भी पीजीटी में गाइस, पहले भी पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है। लाइफ इफ चार्लोट ब्रंट, लाइफ ऑफ होना चाहिए, इफ का क्या मतलब गाइस? ये एक जो है नॉवल है, समझ लीजिए, बायोग्राफी समझ लीजिए इसको। एक सेकेंड, ये ओ बना दूं मैं, हाँ। लाइफ ऑफ चार्ल्स ब्रंटे, वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज इन इंग्लिश वॉज रिटन बाय, इंग्लिश में एक बहुत ही शानदार बायोग्राफी है, लेकिन ये है किसकी? देना गाइज, ये किसकी बायोग्राफी है? लाइफ ऑफ चार्ल्स ब्रंटो, मतलब किसने लिखी है ये? जॉर्ज इलियट, चार्ल्स रीड, मिसेस गास्किल या फिर एंथोनी ट्रॉलोप? तो मुझे लग रहा है कि ये मिसेस गास्किल ने लिखी है गाइज, मिसेस गास्किल है ना, सी ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। ये जो थे ये, और ये आई थी 1857 में। कब आई थी? 1815, 1857 की क्रांति के समय आई थी, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा इसको। 1857 की जो बहुत बड़ी क्रांति हुई थी भारत में, तो तब आई थी ये। अच्छा, ये है किसकी? मिसेस गास्कल। ठीक है, इन्होंने लिखी थी। द 18th सेंचुरी गॉथिक नॉवल द ओल्ड इंग्लिश बैरन वॉज रिटन बाय, 18th सेंचुरी में एक गॉथिक नॉवल था द ओल्ड इंग्लिश बैरन, तो ये किसके द्वारा इसको लिखा गया था? फैनी बर्नी, क्लैरा रीव, एन रेडक्लिफ या फिर मारिया एजवर्थ? बताइए फटाफट से इसको, किसने गाइज इसको लिखा था? तो ये बी ऑप्शन है आपका, क्लेरा रीव। ठीक है, क्लेरा रीव ने लिखा था 1777 में, क्लेरा रीव ने 1777 में। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है, बहुत अच्छे से हैं ये भी, आपको मैच करना है कि कौन सा वर्क किसका है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एडमंड स्पेंसर का कौन सा है इनमें से? एडमंड स्पेंसर का, तो बिल्कुल ये एमरेटी पे आप जा सकते हैं, ये एमरेटी पे आप जा सकते हैं। ठीक है ना गाइज, ये आपका एडमंड स्पेंसर का है जो कि 16th सेंचुरी में आया था, 16th सेंचुरी में। ओके, इसके बाद बात आती है, अगर हम बात करें हाँ, और इसका टाइम पता है आपको? 1595, जो एमरेटी है 1595 में आया था ये। ठीक है, लंदन में पब्लिश कराया गया था इसको। ओके, अब बात आती है जो सैमुअल डैनियल ने जो लिखा था वो इनकी थी, किस नाम से जानी जाती है? डेलिया। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा? डायना,
अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सॉरी गाइस, डेलिया तो ये है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सोनेट्स टू डेलिया, इस नाम से जो है आप इसको जाने जाते हैं। ये सोनेट सीक्वेंस है, 1591 में आया था, 1591 में आया था। सोनेट सीक्वेंस है। जो एमरटी है ये भी सोनेट सीक्वेंस है, ठीक है, दोनों ही सोनेट सीक्वेंस है। अच्छा, माइकल ड्रेटन का जो था ये आपका आया था आइडिया, ठीक है, माइकल ड्रेटन का आइडिया, और आइडिया आया था आपका कब, आई थिंक इट कम्स गाइज, इसका डेट्स मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, ये एलिजाबेथन सोनेट सीक्वेंस है, आइडिया भी, ओके। और इसमें जो है, चलिए, अच्छा लास्ट में बचता है आपका कौन सा, ये बच गया आपका हैनी कॉन्स्टेबल, तो ये आपका बिल्कुल डायना इनका हो जाएगा, ओके। तो ये था गाइज हमारा, ये भी एक सोनेट, ये सारे के सारे सोनेट सीक्वेंस है, ओके। चलिए, कम अबाउट का मतलब बताना है आपको, क्या होता है, ये एक इडियम है, ये एक कम अबाउट एक फ्रेजल वर्ब भी आप इसको कह सकते हैं, फ्रेजल वर्ब है वैसे, ये इडियम भी नहीं कहेंगे इसको। तो ये आपका बनता है हैपन, है ना, कुछ चीज़ होना होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, द न्यू प्ले हैज़ फॉलन फ्लैट, इसका क्या मतलब होगा, द न्यू प्ले हैज़ फॉलन फ्लैट, द प्ले इज अ सक्सेस, द प्ले मेट विद अ कॉल रिसेप्शन, द प्ले रिसीव्ड गुड रिव्यू, या फिर नन। तो ये बी हो जाएगा आपका, मतलब द प्ले मेट विद अ कॉल्ड रिसेप्शन, मतलब बहुत ज़्यादा रेपुटेशन उसको नहीं मिली, बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको जो है उसका स्वागत, वेलकम नहीं किया गया, ठीक है। टू ट्रेड ऑन समवन्स टो, टू ट्रेड ऑन समवन्स टो, तो इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल गाइस, तो ये आपका फ्लैटर समवन होता है, फॉलो समवन होता है, अपसेट समवन, या फिर सेटिस्फाई समवन, तो ये अपसेट समवन हो जाएगा, मतलब किसी को अपसेट कर देना आप कर सकते हो, टू ट्रेड ऑन समवन्स टो, ठीक है। नेक्स्ट, डबल डच, ठीक है, डबल डच किसको कहते हैं गाइस, देखिए डबल डच क्या होता है, जो चीज़ हमें समझ, ऐसी लैंग्वेज जो हमें समझ में ही नहीं आ रही है, तो उसको अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज कहेंगे, अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज, राइट। चलिए गाइस, लाइक शेयर नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि जो आई कैन नॉट वर्क अनलेस देयर इज कंप्लीट काम एंड क्वाइट, जब तक कि पूरे तरीके से, मतलब कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन अप्लाई हो रही है, जब तक कि पूरे तरीके से शांति ना हो जाए ना बिल्कुल, तब तक मैं जो है काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये क्या है गाइस, कौन सी क्लॉज होगी इसमें, तो देखिए ये आपकी एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी, क्योंकि जब तक की है ना, वो कह रहा है कि जब तक की, तो टाइम की क्वालिटी बता रहा है, मतलब मैं करने की क्वालिटी बता रहा है, मैं तब तक नहीं कर पाऊंगा कि वर्क की क्वालिटी बता रहा है, ये तो काम की क्वालिटी, मतलब वर्ब की जो, अनलेस, जब तक शांति नहीं हो जाएगी, तो ये एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज पे हम जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, ही आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर विच देयर वर नो आंसर्स, ही आस्क्ड क्वेश्चंस, उसने क्वेश्चंस पूछे, फॉर विच, जिनके देयर वाज नो आंसर्स, जवाब नहीं थे। तो इसमें बताना है आपको कौन सी आपकी क्लोज हो जाएगी। तो देखिए, ही आस्क्ड क्वेश्चंस, उसने क्वेश्चंस पूछे, देखिए प्रीपोजिशन आई हुई है, प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, और प्रीपोजिशन से के बाद विच मतलब क्वेश्चंस की क्वालिटी बताई जा रही है, विच फॉर है ना, विच फॉर, क्वेश्चंस जो हैं ऐसे हैं जिनका कोई आंसर ही नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस की क्वालिटी अगर कोई बता रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज बताएगी, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। बिहाइंड द डॉग वॉज अ डिफिकल्ट डिसीजन दैट द फैमिली हैड टू टेक, बिहाइंड द डॉग, ये क्या कर दिया मैंने यार, ओह शिट, बिहाइंड द डॉग, एक मिनट गाइस, मैं एक बारी क्वेश्चन चेक कर लूँ मैंने कहाँ से लिया था। ओ हो, सॉरी गाइस, सॉरी, हाँ, एक सेकेंड गाइस, ये आपका लिविंग बिहाइंड होता है, लिविंग बिहाइंड द डॉग होगा, लिविंग बिहाइंड द डॉग, सॉरी, हाँ, एक सेकेंड, LEAVING, लिविंग बिहाइंड, और ये यहाँ पे द डॉग के नीचे अंडरलाइन नहीं है, बस आपका ये अंडरलाइन है, ठीक है, बिहाइंड, लिविंग बिहाइंड, बस ये जो है ये पार्ट आपको बताना है कि ये क्या है, क्या ये कोई फ्रेज है, क्लॉज है, सब्जेक्ट है, या फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है।
तो गाइज ये आपकी फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि ना इसमें कोई सब्जेक्ट है और ना ही इसमें कोई एक तरीके से ये स्ट्रक्चर बन रही है हमारे पास में ना। फ्रेज क्या होती है, जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो केवल एक पार्ट होता है सेंटेंस का, तो वो हो जाता है हमारा फ्रेज, ठीक है। तो ये एक फ्रेज है गाइज, क्लॉज नहीं है। क्लॉज में तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, प्रेडिकेट वर्ब भी होती है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, भले ही वो सबऑर्डिनेट हो लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है हमारे पास। तो बिल्कुल, और सब्जेक्ट तो है ही नहीं, है ना, लिविंग बिहाइंड द डोर। चलिए, तो ये था गाइज आज का सेशन हमारे पास, और ये फ्रेज बनता है। तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए और सारी वीडियोज़ को देखिए जिसने अभी तक नहीं देखी है। बाय गाइज, पढ़ते रहिए, ओके।